नमस्कार दोस्तों, एरट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का वीडियो सांख्यिकी पर है। मान लीजिए आपने एक परीक्षण लिया और विद्यार्थियों की संख्या उसमें 50 है और आपके पास जो मूल आंकड़े यानी रेड डाटा है उसे आपने व्यवस्थित नहीं किया, तो निष्कर्ष निकालने में कठिनाई होगी आपको। तो यदि मूल आंकड़ों को व्यवस्थित कर लिया जाए या वर्गीकरण कर लिया जाए अथवा आवृत्ति वितरण बना लिया जाए तो इसका निष्कर्ष निकालना सरल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं आंकड़ों का व्यवस्थापन यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। तो आंकड़ों का व्यवस्थापन वह है जिसमें मूल आंकड़ों को क्रमबद्ध व्यवस्थित कर उसे सांख्यिकीय उपचार के लिए सरल बनाया जाता है। The organization of data refers to systematic arrangement of raw data that is collected score so that data becomes easy for statistical treatment। चूँकि जो हमारे मूल आंकड़े हैं वह विशाल एवं व्यवस्थित होते हैं, अतः उनके विस्तार को सरलतम, स्पष्ट एवं बोधगम्य बनाने के लिए उनको व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है। तो आंकड़ों को व्यवस्थित करने की 3 विधियाँ हैं। पहली विधि है साधारण व्यवस्था, सिंपल एरे। दूसरी विधि आवृत्ति व्यवस्था यानी फ्रीक्वेंसी एरे। तीसरी है आवृत्ति वितरण यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि जो आंकड़ों का व्यवस्थापन है उसका उद्देश्य क्या है। तो व्यवस्थापन द्वारा आंकड़ों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। प्राप्तांक के प्रसार का ज्ञान एक ही दृष्टि में हो जाता है और आंकड़ों में अधिक आवृत्ति वाले मान का ज्ञान हो जाता है, जिससे केंद्रीय प्रवृत्ति यानी मीन, मोड, मीडियन, मध्यांक, बहुलांक और मध्यमान इनका अनुमान लगाया जा सकता है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम साधारण जो व्यवस्था है सिंपल एरे उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो सिंपल एरे है यह मूल आंकड़ों को व्यवस्थित करने की सबसे सरलतम विधि है। इसमें आंकड़ों को अवरोही और आरोही दोनों ही क्रम में लगाते हैं। आरोही यानी बढ़ते क्रम में, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, और घटते क्रम को हम कहते हैं डिसेंडिंग यानी अवरोही। इस तरीके से हम इसमें आंकड़ों को लगाते हैं या रखना होता है। इस व्यवस्था का उपयोग जब किया जाता है जब आंकड़े की संख्या कम हो। इस प्रकार आंकड़े व्यवस्थित कर लेने के बाद उच्च सांख्यिकी गणना करने की हमें सुविधा रहती है। तो यहाँ पर हमने सरल बनाने के लिए केवल 15 ही आंकड़े लिए, हमने अधिक आंकड़े नहीं लिए हैं। तो इसमें जो सबसे पहला आंकड़ा है वो सबसे छोटा वाला लिया है जो है नंबर 5। यहाँ पे हमने नंबर 5 लिख दिया है। फिर इसके बाद का जो अंक है वो है हमारा नंबर 7, तो हम इसके बाद नंबर लिखेंगे 7। उसके बाद जो आंकड़ा है हमारा वो 2 है, 8 और 8, तो यहाँ पर हम 2 बार 8 8 लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास 9 नंबर का आंकड़ा है, ये भी 2 है इसलिए हम इसको भी 2 बार लिखेंगे। फिर हमारे पास है 10 का आंकड़ा, ये भी 2 है तो ये भी हम 2 बार लिखेंगे। और फिर है हमारे पास 11 का आंकड़ा जो 1 है, तो हम इसको 1 बार लिखेंगे। फिर है हमारे पास जो आंकड़ा वो है 12 का, तो 12 के 2 आंकड़े हैं हमारे पास, एक ये और दूसरा ये। यहाँ पर हम 2 बार 12 के आंकड़ा लिखेंगे। 13 के आंकड़े भी हमारे पास 2 है, एक ये और दूसरा ये। तो इस तरह आप देखेंगे 15 का जो आंकड़ा है वो भी 2 है। तो जब हम इसका टोटल करेंगे तो यहाँ पर n आ जाएगा आपका 15। तो ये थे आरोही क्रम। अब हम देखेंगे अवरोही क्रम, यानी हमें इसमें सबसे पहले बड़ा नंबर लिखना है, घटते क्रम में चलना है हमें। तो सबसे पहले आएगा हमारा 15 नंबर जो कि 2 बार है। फिर आएगा हमारा 13 नंबर जो कि 2 बार है। फिर आएगा 12 नंबर जो 2 बार है। 11 हमारा 1 बार ही है। 10 हमारे पास पुनः 2 बार है। 9 2 बार है। 8 2 बार है। फिर है हमारे पास 7 नंबर 1 ही बार है और फिर है 5। तो जब आप इसका टोटल करेंगे तो इसमें भी n की संख्या आपकी 15 होगी। तो ये था अवरोही क्रम।
और ये था आरोही क्रम। अब चलते हैं हम फ्रीक्वेंसी एरर यानी आवृत्ति व्यवस्था। इसमें मूल प्राप्तांकों का व्यवस्थापन प्राप्तांकों की आवृत्ति के आधार पर किया जाता है। इसका उपयोग जब किया जाता है जब मूल प्राप्तांकों की संख्या अधिक हो और मूल प्राप्तांकों की आवृत्तियां बार बार हुई हो। इस व्यवस्था की सहायता से अंक वितरण का ज्ञान शीघ्र और स्पष्ट होता है। तो यहाँ पर भी हमने सरलता की दृष्टि से वही अंक लिए हैं जो पहले लिए थे। टोटल अंक हमारे यहाँ पर भी 15 है। अब हम इनकी टैली लगाएंगे और इनकी आवृत्ति देखेंगे। तो यहाँ पर इसे भी क्रम से लगाएंगे आरोही। तो पहला आएगा 5, फिर आएगा 7, फिर आएगा 8, फिर 9, 10, 11, 12, 13 और फिर 15। तो यहाँ पर जब हम टैली लगाएंगे तो 5 के अंक यहाँ कितनी बार आया है उसके अनुसार टैली लगेंगी। तो एक बार ही आया है तो यहाँ पर हम एक बारी लिखेंगे, टैली लगाएंगे। 7 का एक ही बार आया है तो हम इसमें भी एक ही टैली लगाएंगे। 8 यहाँ पर 2 बार आया है तो यहाँ पर टैली लगेगी 8 की, 8 के सामने 2 बार। इसी तरीके से 9 जो है वह भी 2 बार है तो 9 के आगे भी 2 बार टैली लगाएंगे। इसी तरीके से 10 भी 2 बार है तो यहाँ पर भी 2 बार टैली लगेगी। 11 एक ही बार आया है यहाँ पे तो यहाँ पर हम इसको एक बार ही लिखेंगे। 12 2 बार आया है तो यहाँ पर हम इसके आगे टैली 2 बार लिखेंगे। इसी तरीके से 13 जो है वह भी 2 बार आया है तो यहाँ पर भी टैली इसकी 2 बार लिखेंगे। और फिर रह गया हमारा 15। तो 15 का भी हमारे पास 2 बार है तो हम इसको 2 बार लिखेंगे। अब अगर हम इसका टोटल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 का टोटल आवृत्ति करेंगे यानी आप फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो 1 का इधर 1 ही लिखा जाएगा, इधर भी 1 है तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आवृत्ति एक बार ही लिखी जाएंगी। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 लिखेंगे। पुनः 2 है 2 लिखेंगे। फिर 1 है, फिर से 2 है तो हम 2 लिखेंगे। फिर से 2 है तो हम 2 लिखेंगे। पुनः 2 है तो हम 2 लिखेंगे। फिर जब इसका एन टोटल नंबर आप देखेंगे तो आप अगर इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल आएगा आपका 15। यहाँ पर जब हम टैली लगाते हैं तो मान लीजिए आप 5 की जब टैली लगाएंगे तो 5 की टैली आप 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं लगाएंगे, ये गलत है। इसको आप इस तरीके से लगाएंगे 1 2 3 4 और 5वीं वाली इस तरीके से आएगी। ये वाला सही मेथड है, ये मेथड गलत है। अब आते हैं हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की ओर, यानी आवृत्ति वितरण। तो आवृत्ति वितरण जो है किसी प्राप्तांक के बार बार आने को आवृत्ति कहते हैं तथा इन आवृत्ति को विभिन्न वर्गों में प्रदर्शित या वितरित करना ही आवृत्ति वितरण कहलाता है। तो जब आवृत्ति वितरण हम देखते हैं तो इसमें कुछ स्टेप्स दिए हैं, उस स्टेप्स को हमें करना होता है। तो जो पहला इसका स्टेप है वो है अंकों का प्रसार। तो यहाँ पर हमें अंकों का प्रसार देखना है। यहाँ पर हमने प्राप्तांक वही रखे जो हमने पहले रखे थे सुविधा की दृष्टि से। तो इसके जो सूत्र है अंकों के प्रसार का, वो प्रसार यानी उच्चतम अंक माइनस न्यूनतम अंक, यानी हाईएस्ट स्कोर माइनस लोवेस्ट स्कोर। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट स्कोर है वो है 15 का। तो हम उच्चतम अंक कितने हो गए हमारे 15 और न्यूनतम अंक यहाँ पर कितने हैं हमारे पास 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। तो आपका उत्तर आएगा 10। तो प्रसार कितना हुआ यहाँ पर 10। तो आपके पास प्रसार आ चुका है। आपको वर्गांतर का आकार चाहिए। तो वर्गांतर का जो आकार है वो 2 से चालू होता है। 2 3 4 5 ये
डिपेंड करता है कि अगर आपके आंकड़े बहुत अधिक है तो आप 20 तक वर्गांतर का आकार ले सकते हैं, और कम है तो आप सबसे कम 2 का ले सकते हैं। चूँकि यहाँ पर हमारे प्राप्तांक बहुत ही कम है तो हम वर्गांतर का आकार 2 लेंगे। इस सूत्र में डालेंगे इसे, वर्गांतर की संख्या जो है विच इज़ इक्वल टू, प्रसार हमारे को पता ही चल गया है, हमारा प्रसार है 10, तो यहाँ पर हम 10 लिखेंगे। वर्गांतर का आकार हमने 2 रखा है, यहाँ पे 2 रखेंगे और +1। फिर इसका एलसीएम लेके हम लिखेंगे 10 + 2, तो ये आ गया हमारा 12/2, तो उत्तर आया हमारा 6। तो हमारे वर्गांतर की संख्या हो गई 6। अब अगर मान लीजिए हमें वर्गांतर का आकार देखना है तो उसके लिए हमें वर्गांतर के आकार के लिए ये सूत्र देखना होगा। तो प्रसार हमें पता ही है 10 है, वर्गांतर की संख्या हमारे पास 6 है, ये हम 6 लिखेंगे, और जब इसको भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 1.66। तो यहाँ पर 1.6 यानी 5 के ऊपर है, तो इसको हम राउंड फिगर में करते हैं तो ये हो गया 2। तो वर्गांतर की संख्या आ गई हमारी 2। अब हम टेबल बनाते हैं सारणी। तो ये जो हमारा क्लास इंटरवल है उसमें हमें जो वर्गांतर का आकार है वो 2 के हिसाब से करना होगा। तो जो सबसे जो छोटा वाला था वो हमारे पास अंक था 5, तो हम नीचे से चालू करेंगे, तो 5 और 6 2 का हो गया हमारा। फिर 7 और 8 आकार 2 का हुआ वर्गांतर का। फिर 9, 10, फिर 11, 12, फिर 13, 14 और फिर 15 और 16। इस तरीके से हमारा क्लास इंटरवल बनेगा 2-2 का। इनके बीच में 2 ही अंक है, 5 और 6, तो हमारा जो वर्गांतर का आकार है वो 2 है, और वर्गांतर की संख्या हमारे पास 6 है, तो ये 6 हो गई। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब हम इसकी टैली लगाते हैं, यानी अंक दंड देते हैं। तो 15 जो अंक है वो 2 बार आया है, तो इसकी टैली लगेगी 2। 13 वाला 2 बार आया है, 14 का है नहीं, तो इसकी भी लगेगी 2। इसी तरीके से 11 1 बार है और 12 2 बार है। इसी तरीके से 9 2 बार आया हुआ है और 10 2 बार आया हुआ है। 7 1 बार आया है, लेकिन 8 2 बार आए हैं, और 5 1 बार आया है, 6 है नहीं। तो यहाँ पर जो हमारी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है वो बनेगी 2 2 3 4 3 1। अगर हम इसको मिलाएंगे, योग करेंगे इसका, तो n की संख्या आएंगी हमारे पास 15। अब हम प्राप्तांकों को समूहबद्ध करने की विधियां देखेंगे, यानी मेथड्स ऑफ ग्रुपिंग स्कोर। तो गैरेट ने जो है वह प्राप्तांकों को समूहबद्ध करने की जो श्रृंखला है वो 3 दी है। एक है सामयोगिक श्रृंखला यानी इंक्लूसिव सीरीज, दूसरी है निषेधक श्रृंखला यानी एक्सक्लूसिव सीरीज, तीसरी है शुद्ध वर्गीकृत श्रृंखला यानी प्योर क्लासिफिकेशन सीरीज। तो जो पहली वाली है सीरीज, उसको देखते हैं हम। तो यहाँ पर आप देखेंगे यह वह श्रृंखला है जिसमें आवृत्ति वितरण बनाते समय प्रत्येक वर्गांतर का अंतिम प्राप्तांक सम्मिलित होता है। तो यहाँ पर क्लास इंटरवल है 5 का, तो अगर आप 35 से लेकर 39 तक गिनेंगे तो बीच में 5 इंटरवल आएगा, तो इसको हम सम्मिलित करेंगे आखिरी के अंक को, इसलिए इसको कहते हैं इंक्लूसिव सीरीज यानी सायोगिक श्रृंखला। इसी तरीके से जो दूसरी है निषेधक श्रृंखला, यानी यह वह श्रृंखला है जिसमें आवृत्ति वितरण बनाते समय प्रत्येक वर्गांतर का अंतिम वाला जो प्राप्तांक है उस वर्गांतर में सम्मिलित नहीं किया जाता। जैसे उदाहरण के लिए 35 से जो 40 का है, इसमें आप देखेंगे कि जो 40 है उसको हम सम्मिलित नहीं करेंगे। अगर इसको सम्मिलित करेंगे तो 6 का इंटरवल आएगा, जबकि इंटरवल हमारा क्लास इंटरवल 5 का है, इसलिए इसको कहते हैं निषेधक श्रृंखला। अब आते हैं हम तीसरा शुद्ध वर्गीकृत श्रृंखला। तो आप इसमें देखेंगे कि यह वह श्रृंखला है जिसमें वर्गांतरों की उच्चतम सीमा और निम्नतम सीमा वास्तविक सीमाएं होती है। तो अनेक विद्वानों ने सांख्यिकीय दृष्टिकोण से इस श्रृंखला को सर्व शुद्ध माना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 35 से पहले यानी
न्यूनतम जो है इसकी सीमा वो हो जाएंगी 34.5 और आखिरी की जो है वो होंगी 39, उच्चतम सीमा 39.5। ऐसे हम चलते जाएंगे तो लास्ट में आएंगे 54.5, ये इसकी उच्चतम सीमा है और 49.5 इसकी न्यूनतम सीमा है। तो आज के वीडियो में इतना ही, इसके आगे हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।